हेलो बच्चों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड का टॉपिक बंधक या मॉर्टगेज। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि बंधक क्या होता है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। बंधक का अर्थ सुरक्षा के लिए स्थायी संपत्ति के हित का अंतरण करना बंधक कहलाता है। यानी कि भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार ऋण के रूप में दी गई या दी जाने वाली अग्रिम राशि वर्तमान या भावी ऋण की राशि के भुगतान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए या किसी ऐसे समझौते की पूर्ति के लिए जिससे कोई आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता है, किसी अचल संपत्ति में निहित हित का अंतरण करना बंधक रखना होता है। यानी किसी वस्तु को ऋण लेते समय रख देना, ऋणदाता के अधीन कर देना, उसका स्वामित्व, संपत्ति का हस्तांतरण कर देना, हित का अंतरण कर देना बंधक कहलाता है। बंधक की विशेषताएं। स्थायी संपत्तियों का अंतरण होता है। संपत्ति के एक से अधिक स्वामी हैं तो सभी को अपने हित को बंधक रखने का अधिकार होता है। बंधक में यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति की वास्तविक स्पुर्दगी बंधक दार को की जाए। बंधक राशि, देय ब्याज व अन्य व्यय का भुगतान करने पर संपत्ति वापस हस्तांतरित कर दी जाती है। बंधक के लिए निश्चित उद्देश्य होते हैं। यह दिए गए धन की सुरक्षा करता है। दिए जाने वाले धन व दिए होने वाले ब्याज और खर्चों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वचन के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले दायित्व की सुरक्षा के लिए बंधक किया जाता है। बंधक के प्रकार। संपत्तियों का बंधक अनेक रूप से किया जा सकता है। साधारण बंधक। साधारण बंधक से आशय ऐसे बंधक से है जिसमें संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता तथा बंधनकर्ता बंधक राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें बंधककर्ता गर्भित एवं स्पष्ट रूप से इस बात से सहमत होता है कि समय पर ऋण, ब्याज आदि का भुगतान नहीं करने पर बंधकदार इस संपत्ति को बेचकर ऋण की वसूली का अधिकारी है। इसमें संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण न होकर मौखिक या लिखित में यह अधिकार बंधकदार को दे दिया जाता है। शर्त सहित विक्रय द्वारा बंधक। यह बंधक का ऐसा रूप है जिसमें ऋण लेते समय बंधककर्ता अपनी संपत्ति बंधकदार के नाम इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि अमुक समय तक ऋण, ब्याज आदि का भुगतान करने पर यह विक्रय हस्तांतरण व्यर्थ माना जाएगा तथा संपत्ति बंधकदार वापस बंधककर्ता को कर देगा। लेकिन निश्चित समय अवधि तक यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो संपत्ति का ऐसा विक्रय पूर्ण माना जाता है तथा उस संपत्ति पर बंधकदार का पूर्ण अधिकार व मालिकाना हक हो जाता है। शर्त सहित बिक्री बंधक उसी स्थिति में वैध माना जाता है जबकि ऐसी शर्त बंधक समझौते में सम्मिलित की गई हो। सहलाभ या भोग बंधक। ऐसे समझौते में बंधककर्ता संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है
तथा यह अधिकार देता है कि वह इस संपत्ति को तब तक अपने पास रखे जब तक कि उससे ऋण ब्याज आदि का भुगतान नहीं किया जाता है। इस प्रकार के बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार को किया जाता है। बंधकदार यानी कि बैंक के पास कब्जा तब तक रहता है जब तक कि उसे ऋण ब्याज आदि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। बैंक इसका उपयोग करने का अधिकारी होता है। ऐसी संपत्ति से प्राप्त किराया लाभ भी पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसी प्राप्त राशि से ऋण पर ब्याज, ऋण की राशि, खर्चे आदि का समायोजन किया जाता है। अंग्रेजी बंधक, इसके अंतर्गत भी बंधककर्ता अपनी संपत्ति का हस्तांतरण बंधकदार यानी बैंक को करता है और यह प्रतिज्ञा करता है कि वह पूर्व निश्चित तिथि को ऋण ब्याज आदि का भुगतान कर देगा। इसके अभाव में बैंक को संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। यह भी साधारण बंधक के समान होता है। अंतर केवल यह है कि साधारण बंधक में भुगतान न करने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके बेचने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि अंग्रेजी बंधक में बंधकदार को बिना न्यायालय के आदेश के भी संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। इसमें भी प्राय संपत्ति ऋणी के पास ही रहती है। मालिकाना हक पत्रों के निक्षेप द्वारा बंधक, यदि ऋण संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण न करके उस संपत्ति के स्वामित्व पर ऋणदाता बैंक के पास जमा कराकर ऋण लेता है तो ऐसा बंधक मालिकाना हक पत्रों के निक्षेप द्वारा बंधक कहा जाता है। इससे ऋणी उस संपत्ति को तब तक बेच नहीं सकता जब तक कि उसके मालिकाना हक प्रपत्र प्राप्त नहीं होते। इससे बैंक का ऋण भी सुरक्षित रहता है, साथ ही संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसको संभालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। ऐसे बंधक प्राय बड़े शहरों में होते हैं। मालिकाना हक प्रपत्रों के अंदर बैंक को किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है कि उसको सुरक्षा करनी है कि नहीं करनी है। इस प्रकार के बंधक पत्रों में ऋण का होना, संपत्ति के अधिकार पत्रों को बंधकदार यानी बैंक के पास जमा कराना और बंधककर्ता द्वारा समय पर ऋण का भुगतान न करने पर बैंक न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संपत्ति अपने कब्जे में ले सकता है, वह उसका विक्रय कर सकता है। इसे विश्वास बंधक भी कहते हैं। अवर्गीकृत बंधक, यदि कोई बंधक उपरोक्त में से किसी से संबंधित नहीं है तो उसे हम विलक्षण बंधक या अवर्गीकृत बंधक भी कहते हैं। बंधकदार के अधिकार, संपत्ति अपने अधिकार में करने का अधिकार। यदि बंधककर्ता ऋण ब्याज आदि राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो बंधकदार को यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय के आदेश लेकर संपत्ति अपने अधिकार में ले लेवे। संपत्ति बेचने का अधिकार, बंधकदार न्यायालय से आदेश प्राप्त करके संपत्ति का विक्रय करने का भी अधिकार रखता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कि उसे न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अंग्रेजी अनुबंध होने पर बंधक अनुबंध में न्यायालय की अनुमति के बिना संपत्ति विक्रय का अधिकार यदि दे दिया गया है, या बंधक की गई संपत्ति बंबई, कलकत्ता, मद्रास या इस उद्देश्य हेतु सरकारी गजट में घोषित शहरों में हो। उपरोक्त तीनों स्थितियों में
बंधकदार को संपत्ति विक्रय करने से पूर्व बंधककर्ता को लिखित में नोटिस देना होगा कि यदि ऋण ब्याज आदि राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो वह संपत्ति बेच दी जाएगी। बंधक पट्टे के नवीनीकरण का अधिकार। बंधकदार यानी बैंक को धारा 70 के अनुसार बंधककर्ता द्वारा चाहने पर बंधक संपत्ति की नवीनीकरण का अधिकार है। बंधकदार देय तिथि तक ऋण शोधन करने में असफल रहता है तो उसे ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। बंधकदार को बंधक संपत्ति पर किसी कारण से व्यय की गई राशि वसूल करने का भी अधिकार होता है। बंधकदार को संपत्ति में हुई अभिवृद्धि को प्रतिभूति में रोकने का अधिकार होता है। यदि गिरवी बंधक रखी संपत्ति में किसी तरह की वृद्धि होती है तो वह उसे रख सकता है गिरवी के रूप में। गिरवी एवं बंधक में अंतर। संपत्ति की प्रकृति में गिरवी में ऋणों की प्रतिभूति चल संपत्ति होती है, जबकि बंधक में ऋणों की प्रतिभूति अचल संपत्ति होती है। माल का विक्रय। गिरवी में समय पर ऋण का भुगतान प्राप्त न होने पर बिना न्यायालय की अनुमति के माल बेचने का अधिकार होता है, जबकि बंधक में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होता है। संपत्ति या माल की स्पुर्दगी। गिरवी में माल या संपत्ति की वास्तविक स्पुर्दगी अनिवार्य होती है, जबकि बंधक में संपत्ति की स्पुर्दगी वास्तविक या रचनात्मक दोनों तरीके से हो सकती है। लिखित। इसमें यानी कि गिरवी में अनुबंध पृथक से नहीं किया जाता है, जबकि बंधक में पृथक अनुबंध करना अनिवार्य होता है और इसे रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम प्रभार के रूप में जानते हैं। प्रभार, इसमें किसी ऋणी की वर्तमान या भविष्य की संपत्ति ऋणदाता को ऋण के शोधन के लिए प्राप्त करने का प्रावधान होता है। इसमें संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जाती है, अर्थात ऋण का समय पर भुगतान न करने की स्थिति में ही वह संपत्ति भार युक्त होती है, अन्यथा नहीं। प्रभार और बंधक में अंतर। प्रभार में संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जाती है, जबकि बंधक में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। प्रभार में ऋण का भुगतान समय पर नहीं करने पर ही प्रभार संपत्ति का उपयोग ऋण भार के शोधन के रूप में किया जा सकता है। प्रभार किसी अनिश्चित अवधि के लिए हो सकता है, जबकि बंधक ज़्यादातर निश्चित अवधि के लिए होता है। प्रभार किसी निश्चित या अनिश्चित राशि के शोधन के लिए हो सकता है, जबकि बंधक किसी निश्चित राशि के लिए होता है। बंधक पक्षकारों की आपसी समझौते के द्वारा होता है, जबकि प्रभार समझौते या कानून की लागू होने पर हो सकता है। बंधक में प्रभार शामिल है, जबकि प्रभार में बंधक शामिल नहीं होता है। कंपनी अधिनियम कानून की धारा 125 के अनुसार कुछ प्रभारों का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे याचना की बकाया पर प्रभार, चल पूंजी पर प्रभार, अप्रार्थित पूंजी पर प्रभार, ऋणों के निर्गमन की सुरक्षार्थ उत्पन्न प्रभार, देनदारियों पर प्रभार, जहाज के अंश, पेटेंट, ख्याति, ट्रेडमार्क पर प्रभार, व्यापारिक स्टॉक पर प्रभार, अस्थायी संपत्ति पर प्रभार। प्रभार में होने वाले परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार के पास सूचना देना आवश्यक होता है। जब प्रभार के अधीन भुगतान कर दिया जाता है तो इसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए। बैंक जब भी कंपनी की संपत्तियों के प्रभार पर ऋण देता है, उसे प्रभार के रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी व्यवस्थाओं की पालना होने के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए।
इस हेतु उसे सभी प्रपत्रों को सही तरीके से देख लेना चाहिए, कंपनी के सीमा नियम, अंतर नियम की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके अभाव में किया गया प्रभार बेकार माना जाता है।